14 मार्च की वो रात जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग ने न केवल धुआं उठाया बल्कि एक सनसनीखेज रहस्य को भी उजागर कर दिया। स्टोर रूम में बिखरे हुए लाखों रुपए के अर्धजले नोट, एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर और अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति द्वारा 10 चश्मदीदों के नामों का खुलासा। आखिर क्या है इस कैश कांड का सच? नमस्कार दोस्तों, आज हम इस मामले की परतें खोलेंगे जो देश की न्यायिक व्यवस्था को हिला करके रख देने वाला है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा एक नाम जो कानून की दुनिया में सम्मान और विश्वास का प्रतीक रहा था, जब तक कि यह पूरा का पूरा प्रकरण निकल करके सामने नहीं आया। साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बने और फिर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में आए। अपने करियर में उन्होंने संवैधानिक, कॉर्पोरेट और टैक्सेशन जैसे कई अहम मामलों में फैसले सुनाए। यहां पर मैं दोस्तों फैसलों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने फैसले सुनाए हैं, इस कैश कांड के बाद में उनके उन तमाम फैसलों पर भी सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। लेकिन 14 मार्च की रात को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर लगी आग ने सब कुछ पूरी तरीके से बदल दिया। दिल्ली फायर सर्विस को रात को तकरीबन 11:30 बजे दोस्तों आग की सूचना मिलती है। 2 दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचती हैं और 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जब दमकल कर्मी स्टोर रूम में पहुंचे, वहां पर आग जो लगी थी उसको बुझाने के लिए स्टोर रूम में पहुंचे तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। लगभग 1.5 फीट ऊंचा नोटों का ढेर, जिसमें 500 रुपए के जले और अधजले नोट बिखरे पड़े थे। अब सवाल यह उठता है कि नकदी कहां से आई और इसे जलाने की कोशिश क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 जजों की एक जांच समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागूकर कर रहे थे। इस समिति ने हाल ही में दोस्तों एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें 10 चश्मदीदों के नाम उन्होंने अपनी आंखों से स्टोर रूम में बिखरे नोट देखे हैं। इन 10 चश्मदीदों के बाद में जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी लंका लगने वाली है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ये चश्मदीद दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं। समिति ने इन चश्मदीदों के बयान लिखित और वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में दर्ज किए हैं ताकि कोई बाद में इन बयानों को झुटला न सके। इन गवाहों ने बताया कि नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि उसे देख करके वो हैरान रह गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जस्टिस वर्मा के निजी सचिव राजेंद्र सिंह कार्की ने कथित तौर पर फायर सर्विस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस नकदी का जिक्र किसी भी रिपोर्ट में ना हो। आप लोग समझिए कि सीधे तौर पर फायर सर्विस के उन तमाम जवानों को धमकाया गया, उन्हें निर्देश दिया गया कि इस नकदी का जिक्र कहीं पर नहीं होना चाहिए। 15 मार्च की सुबह की एक तस्वीर ने इस मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। दरअसल इस तस्वीर में एक चेक शर्ट पहने व्यक्ति नोटों की अधजली बोरियों के पास में खड़ा दिखाई देता है। जांच समिति को शक है कि यह व्यक्ति जस्टिस वर्मा के स्टाफ राजेंद्र सिंह कार्की, मोहम्मद राहिल बबलू और हनुमान के साथ में मिलकर के नोटों को ठिकाने लगाने में शामिल हो सकता है। दरअसल जस्टिस वर्मा ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें और उनके परिवार को स्टोर रूम में रखी नकदी का कोई भी अता पता नहीं था। उन्हें इस बात की जरा भी कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे नोटों का बंडल उनके स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। इतने ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि यह एक साजिश है और उनके खिलाफ में स्टोर रूम में आग जानबूझ करके लगाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन तर्कों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से 3 बड़े सवाल पूछे हैं दोस्तों। पहला सवाल, स्टोर रूम में इतनी भारी मात्रा में नकदी कहां से आई। दूसरा सवाल, आग लगने की घटना के पीछे का कारण क्या था। और तीसरा सवाल, क्या नोटों को जानबूझ करके जलाने की कोशिश की गई। क्या जस्टिस वर्मा को ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं, उन नोटों के बंडल को क्यों जला दिया गया। जस्टिस वर्मा ने लिखित जवाब में कहा कि उन्हें नकदी की कोई भी जानकारी नहीं थी और यह सब उन्हें फंसाने की साजिश है। लेकिन जांच समिति ने उनकी गवाही को कमजोर माना और दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली के अधिकारियों की स्वतंत्र गवाही को अधिक विश्वसनीय माना। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर डाली। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है और अब अप्रैल में जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सीधे और साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक
इस पूरे के पूरे भ्रष्ट मामले के रडार पर जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, तब तक उनको कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। जांच समिति ने 55 गवाहों से पूछताछ की और कई सबूतों की फॉरेंसिक जांच की। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह था कि पुलिस ने जस्टिस वर्मा के आवास के उस हिस्से को सील कर दिया जहां पर आग लगी थी। साथ ही घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। और जो ये 10 चश्मदीद हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो फायर सर्विस के लोग हैं या फिर पुलिस के अधिकारी हैं, उनका बाकायदा बयान रिकॉर्ड किया गया है ताकि आगे चल करके, क्योंकि जज साहब हैं, आगे चल करके अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये लोग अपने बयान से पलटे ना, इसलिए इनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। दोस्तों, ये मामला अब केवल जस्टिस वर्मा तक सीमित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफर का विरोध किया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाया कि अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। कई लोग इस मामले को न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी से जोड़ करके देख रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ में महाभियोग की कार्रवाई होगी या फिर जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोई और कड़ा कदम उठाया जाएगा। सीबीआई के एक पुराने मामले का हवाला देते हुए कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस तरीके के मामलों में नकदी के मालिक का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लोगों की उम्मीद जज साहब से ही होती है और जज के घर से अगर नोटों के बंडल निकलने लगे तो यकीनन तौर पर लोगों का भरोसा हमारी डेमोक्रेसी से, हमारी न्यायिक व्यवस्था से उठने लगता है। क्या यह साजिश है जैसा कि जस्टिस वर्मा दावा कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही गहरी सच्चाई छिपी है? जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जो शायद इस रहस्य से पर्दा उठाए। तब तक के लिए जो है, मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूं। आप लोग इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? और जो बार बार, जैसा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है, तो यहां पर समझने वाली बात दोस्तों यह भी है कि हमारे देश में बड़े बड़े महंगे महंगे वकील, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जब करप्शन के आरोप लगते हैं, और वो भी तब जब आरोपी बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो, बड़ा जो है पद पर बैठा हो, तो इन नेताओं की ब्रिगेड उनके बचाने में खड़ी हो जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के कपिल सिब्बल तक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में हो रही कार्रवाई के खिलाफ में सीधे तौर पर खड़े हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ में बिगुल फूका हुआ है और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तो यह सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ में 10 चश्मदीद जो कि खुद पुलिस अधिकारी और फायर सर्विस के लोग हैं, तो फिर ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ में अगर कार्रवाई हो रही है तो सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? इतना ही नहीं, यहां पर समझने वाली बात यह भी है, क्योंकि लोगों के मन में यह भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि कहीं इस केस में जो जस्टिस है दरअसल वो बलि न चढ़ जाए, उसकी बलि न चढ़ जाए, क्योंकि वर्मा खुद भी हाईकोर्ट के जज हैं और हाईकोर्ट के जज होना कोई छोटी जो है पूरी बात नहीं है। तो ऐसे में जज साहब ने अपने पूरे करियर में पता नहीं कितने केसेस की सुनवाई करी होगी, तो ऐसे में वर्मा अच्छी तरीके से जानते हैं कानूनी दांवपेच, कैसे उनको इस केस से बाहर निकलना है, कितनी जो है प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो तमाम सबूतों को, तमाम एविडेंस को, तमाम गवाहों को किस तरीके से जो है बदल सकते हैं। तो ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे करके इस मामले को अपने हक में लिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में जो ये 10 गवाहों का खुलासा किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई जांच समिति की तरफ से, इस मामले को बाद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ में क्या कार्रवाई होती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? आपसे गुजारिश है कि कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।